कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6 जो कि होने वाला है हमारा ऑडिटिंग का, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल चेक्स के बारे में। इंटरनल चेक्स के बारे में इससे पहले लेक्चर 5 आया है, उसी का कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर 6। तो इंटरनल चेक के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं होता क्या है। इससे पहले हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक पर्टिकुलर मैनर को लेकर कि इंटरनल चेक्स करते समय सेल्स का इंटरनल चेक किस तरह से किया जाता है, परचेजेस का इंटरनल चेक किस तरह से किया जाता है, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू परचेजेस। इसी तरह इंटरनल चेक करना हो अगर हमें फिक्स असेट्स का किसी फॉर्म में, या इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू कैश ट्रांजेक्शन जिसमें कि हम कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, इन सब का इंटरनल चेक किस तरीके से करते हैं, तो आइए आज हम उसको जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रेजुएशन में बीकॉम और बीबीए के अंदर, स्पेशली बीकॉम ऑनर्स में ऑडिटिंग में ये टॉपिक ज़रूर आएगा एग्जामिनेशन में। इंटरनल चेक विद रिगार्डिंग सेल्स और कैश ट्रांजेक्शन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इसे ध्यान से समझते हैं। आइए देखिए सबसे पहला इंटरनल चेक की बात करें सेल्स के रिगार्डिंग। सेल्स तो सबको पता है, माल को बेचना, सेलिंग ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड सेल्स। सेलिंग ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड सेल्स। नाउ सबसे पहले कहता है जब कभी भी ऑर्डर आएगा आपके पास, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 1 से लेके 10 पॉइंट हैं। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को ऑर्डर रिसीवेबल बुक में मेंटेन करेंगे। अब ये क्या होती है, एक बुक होती है जिसे कहते हैं हम ऑर्डर रिसीवेबल बुक। इसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम बेसिकली कितने ऑर्डर आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो दिखाते हैं, ऑर्डर्स की स्पेसिफिकेशन क्या है वो दिखाते हैं, कहाँ से ऑर्डर आया ऑफ कोर्स, कस्टमर्स इंफॉर्मेशन वो दिखाते हैं। देखिए एक ऑर्डर रिसीवेबल बुक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तब जब आपके पास ऑर्डर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको चाहिए कि आप एक ऑर्डर रिसीवेबल बुक मेंटेन करें, और उसमें जैसे ही ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के तुरंत बाद ही आप उस ऑर्डर के सारे नंबरिंग जो उससे रिलेटेड डेटा हैं उसे आप उसमें प्रिजर्व कर लें। दूसरा है कि आप अपने बिजनेस में एक डिस्पैच डिपार्टमेंट जो होता है बड़े बड़े कंपनीज़ में, जहाँ पे ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने बताया ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हम एक डिस्पैच डिपार्टमेंट बना के चलें। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम होता है ऑर्डर को प्रॉपरली मैनेज करना, उसकी पैकिंग करना, उसके अंदर जीएसटी बिल डाल के पैकिंग के दौरान उसमें जीएसटी बिल डालना, उसके ऊपर एक लेबलिंग तैयार करना जिससे कि ऑर्डर अपने प्लेस तक, डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाए, बार कोडिंग उसकी तैयार करना। तो ए टू जेड सारा काम होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट का। तो जैसे ही आप ऑर्डर रिसीवेबल बुक में उसकी एक बेसिकली रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी आपको भेजनी चाहिए। किसको? कॉपी शुड बी सेंड टू डिस्पैच डिपार्टमेंट। देखिए इंटरनल चेक का मैंने बताया ना, हम खुद से करते हैं चीज़ें। अगर हम ये चीज़ें खुद से करेंगे अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली रन करेंगी। डिस्पैच डिपार्टमेंट को जब तक डिटेल नहीं जाएगी तब तक वहाँ से ऑर्डर हिलने वाला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर की आप कह सकते हो फुलफिलमेंट के लिए। तो डिस्पैच डिपार्टमेंट के पास एक कॉपी जानी ज़रूरी है ऑर्डर के रिगार्डिंग। देन थर्डली द डिस्पैच डिपार्टमेंट शुड टेक स्टेप्स टू पैक द ऑर्डर। अब क्या होगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नाउ यहाँ पे क्या है, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। इसी के बारे में बात करी थी ना हमने इंटरनल चेक्स में। तो डिस्पैच डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब डिस्पैच डिपार्टमेंट टेक्स नेसेसरी एक्शन, टेक्स नेसेसरी एक्शन। अब डिस्पैच डिपार्टमेंट अपने लिए जो भी जरूरी काम है अपने रिगार्डिंग, अपने ऑर्डर के फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग वो करेगा। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स, 4 पॉइंट, द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैच डिपार्टमेंट शुड बी चेक्ड विद द कस्टमर्स ऑर्डर एंड देन। देखो ये होता है, ये चीज़ होती है। मैं भी एक अमेज़ॉन पे एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ
बहुत प्रॉब्लम होती है जब ऑर्डर आते हैं तो क्या होता है, आपके अगर थोड़े से भी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर आपको एक दिन में मान लो 4 या 5 ऑर्डर लेट्स से फुलफिल करने हैं, तो वहाँ एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि आपको ये क्रॉस वेरीफाई कर लेना होता है कि जो ऑर्डर नंबर है वो जिस क्लाइंट का है आप उसे वही चीज़ भेज रहे हो या नहीं भेज रहे। पता लगे 4 तरह की आइटम्स हैं, आइटम ए बी सी एंड डी, क्लाइंट 4 तरह के हैं, क्लाइंट 1 2 3 4। क्लाइंट 1 को ए वाला गुड्स जा रहा है या नहीं, क्लाइंट 2 को मान लो, इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको, बी वाला जा रहा है या नहीं, क्लाइंट 3 को सी वाला जा रहा है या नहीं, क्लाइंट 4 को डी वाला जा रहा है या नहीं। मान लो क्लाइंट 1 ने ए ही मांगा था, 2 ने बी, 3 ने सी और 4 ने डी। कई बार अगर आप गलती कर बैठे, आपने 1 को डी दे दिया, 2 को सी दे दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। गलत ऑर्डर आपका पहुंच जाएगा कस्टमर के पास, तो वहाँ पे कस्टमर रिटर्न कर सकता है वो चीज़। रिटर्न आपके बिजनेस के लिए एक दीमक की तरह है। रिटर्न जितनी कम हो उतना अच्छा है। देखो, रिटर्न आने को आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिटर्न आती हैं, एक अनफोर्सीन सरकमस्टांस में रिटर्न आएंगी, लेकिन कोशिश करो ना कि रिटर्न ना ही आए। अगर रिटर्न आ रही हैं इस कारण से कि आपने कस्टमर को गलत चीज़ भेजी है, तो फिर तो वो सीधी सीधी आपकी गलती है, वो गलती फिर आपकी है। आप एटलीस्ट उस गलती को तो कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करोगे ये क्रॉस वेरीफाई करके कि कस्टमर को जो ऑर्डर जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं। इनवॉइस को प्रिपेयर करोगे ट्रिप्लिकेट मैनर में। अब ये ट्रिप्लिकेट मैनर का मतलब क्या है? वाया कार्बन पेपर सबको पता है कि हम उसकी 3 कॉपीज़ तैयार करेंगे। अब 3 कॉपीज़ में क्या होता है, समटाइम्स कस्टमर को 2 कॉपीज़ भेजी जाती हैं, कस्टमर्स को 2 कॉपीज़ भेजी जाती हैं, और उन 2 कॉपीज़ में एक कॉपी कस्टमर साइन करता है जैसे ही ऑर्डर रिसीव करता है और वो वापस ले ली जाती है। तो वो एक डिलीवरी नोट की तरह होती है, और एक कस्टमर को दे दी जाती है और एक आप अपने पास मेंटेन रखते हैं। तो इस वजह से 3 कॉपीज़ मेंटेन की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के केस में 4 भी होती हैं मेंटेन। तो आइए देखिए, 4th पॉइंट हो गया कि डिस्पैच डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करे ऑर्डर को, और ऑर्डर के जो बिल्स हैं वो ट्रिप्लिकेट मैनर में बने, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट है, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शुड चेक द इनवॉइस पर्टिकुलरली द रेट्स चार्ज एंड कैलकुलेशन मेड। अगर कैलकुलेशन आपकी तरफ से एब्सर्ड हुई, गलत हुई, तो बहुत नाक कटेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए कैलकुलेशन का देखना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी जो आप अप्लाई कर रहे हो, जीएसटी के एचएसएन कोड होते हैं, वो एचएसएन कोड को देख लो कि कौन सा कोड आप अप्लाई कर रहे हो, किस तरह का कोड अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से रेट्स लगती हैं। 18% रेट, 5% रेट, 9%, मतलब अलग अलग रेट्स होते हैं, 12% रेट। तो वो रेट्स एचएसएन कोड के अकॉर्डिंगली चलते हैं, और कैलकुलेशन सारी सही हो वो देखना ज़रूरी है। तो 5th पॉइंट में आता है कैलकुलेशन चेक्स। 6th, ऑन डिस्पैच ऑफ द गुड्स रिकॉर्ड्स शुड बी मेड इन दी गुड्स आउटवर्ड बुक। सबको पता है एक होती है सेल्स बुक, तो सेल्स बुक के अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो 6th हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स डे बुक। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो कल को आपको खुद ही नहीं आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ गई है, तो ये आपके पास होना चाहिए रिकॉर्ड। 7th, उससे पहले माफ़ी चाहूँगा, 6th एक और पॉइंट था, विद द हेल्प ऑफ द कॉपी ऑफ इनवॉइस एंट्री शुड बी मेड इन सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक में एंट्री होगी। देन ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स रिकॉर्ड शुड बी मेड इन दी गुड्स आउटवर्ड बुक। सेल्स डे बुक में तो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद आपका गुड्स आउटवर्ड, जैसे ही गुड्स डिलीवरी हो जाएगी, गुड्स के डिलीवरी के तुरंत बाद उसकी गुड्स आउटवर्ड बुक, एक 2 चीज़ें होती हैं। सेल्स डे बुक में तो सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स आउटवर्ड में डिलीवरी के बाद उसे एंट्री किया जाता है कि हाँ हमारा गुड्स जो है वो कहाँ से गया है, स्टोर डिपार्टमेंट में से निकला है तो कहाँ गया है, तो उसे गुड्स आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स आउटवर्ड बुक आफ्टर डिलीवरी, तो ये काम किया जाता है। 8th, 2 कॉपीज ऑफ द इनवॉइसेज में बी सेंड टू कस्टमर। 2 कॉपीज कई बार भेजी जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हु विल रिटर्न वन ऑफ देम आफ्टर साइनिंग इट। एक रिटर्न कर देगा, एक कस्टमर खुद रख लेगा, एक आप अपने पास रखेंगे, तो ये ट्रिप्लिकेट मैनर में बनते हैं। इट विल सर्व एज द पर्पज ऑफ डिलीवरी नोट, सो 3rd कॉपी विल बी रिटेन्ड फॉर फर्दर रेफरेंस।
कस्टमर कर को बोल दे कि भाई मेरे पास तो गुड्स ही नहीं आया, तो कस्टमर से साइन करवा के रख लो ना। तो कस्टमर साइन करेगा तो वो ये हो जाएगा ना कि हाँ कस्टमर ने एक्सेप्टेंस ले ली है। तो यहाँ पे कस्टमर एक्सेप्टेंस नोट, ये मेंटेन करना जरूरी है। 9th है एंट्री शुड बी मेड इन दी गुड्स इनवर्ड बुक फॉर ऑल। देखो मैंने बताया था ना सेल्स रिटर्न, तो उसके लिए हम गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर दिखाते हैं कि फॉर ऑल द रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दी है, रिटर्न इनवर्ड्स बुक होना चाहिए था, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। तो इधर आपका हाँ ठीक है, गुड्स इनवर्ड बुक ही ठीक है, ये सही है। गुड्स इनवर्ड बुक होती है जो कि आपकी बेसिकली जब गुड्स रिटर्न होके आता है तो स्टोर डिपार्टमेंट उसे मेंटेन करके चलता है, तो उसमें आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। प्लस एक क्रेडिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट बनता है, एक तरह का वाउचर होता है ये, आप कह सकते हैं सपोर्टिंग वाउचर, जो कि बनता है इस बेसिस पे कि इस वाउचर के बेसिस पे आगे चल के सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी। किसी भी अकाउंटिंग को करते समय उससे पहले वाउचर्स बनाए जाते हैं, ये बात हमने 11th क्लास में पढ़ी है। तो क्रेडिट नोट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जब भी कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देता है, तो वो रिटर्न करने के बाद उसकी सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होने से पहले जो एक सपोर्टिंग वाउचर बनता है वो होता है क्रेडिट नोट, जिसमें कितना गुड्स रिटर्न होके आया है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल कौन था। तो उन सब के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल का नाम, उसके साइन वगैरह सब होंगे, कितनी क्वांटिटी रही होगी, क्या प्राइस रहा होगा, तो उस क्रेडिट नोट को आगे हैंड ओवर कर दिया जाएगा और उससे के बेसिस पर ही सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी। तो 9th और 10th क्या है, 9th हो गया हमारा स्टोर डिपार्टमेंट के हिसाब से एंट्रीज होंगी इन गुड्स इनवर्ड बुक, regarding its return और 10th credit note and entries in sales return। तो इस तरीके से जब हम सारे के सारे ये काम करते हैं अपने बिजनेस में तो चीज़ें आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपकी जो रिगार्डिंग सेल्स हैं वो खुद ही इंटरनली चेक होती रहती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू सेल्स। देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल चेक्स विद रिगार्ड टू परचेजेस। तो परचेजेस के रिगार्डिंग अगर बात करें इंटरनल चेक्स किस तरह से किए जाते हैं, तो परचेजेस से हमारा मतलब है गुड्स खरीदना, आप कह सकते हैं बाइंग ऑफ गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है रेक्विजिशन। रेक्विजिशन होता है रिक्वेस्ट कि आपको किस टाइप का गुड्स एंड जो आप कह सकते हैं वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है। तो इसका पहला होता है द प्रोसीजर फॉर इशूइंग परचेज रिक्विजिशन शुड बी स्पेसिफाइड। सबसे पहले आप उसी चीज़ रिक्विजिट फॉर्म को ही प्रिपेयर करेंगे। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको ज़रूरत है, हु इज़ इन नीड ऑफ गुड्स, शुड फिल अ रिक्विजिशन स्लिप। ऑब्वियसली अगर नीड है डिपार्टमेंट ए को तो डिपार्टमेंट ए इसके लिए रिक्विजिशन स्लिप बनाएगा, अगर नीड है डिपार्टमेंट बी को तो डिपार्टमेंट बी इसके लिए रिक्विजिशन स्लिप तैयार करेगा। तो जिसको नीड है वो उसके लिए रिक्विजिशन स्लिप प्रिपेयर करेगा और साइन करेगा एंड ड्यूली साइन एंड देन शुड सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। आपने रिक्वेस्ट कर दी, फिर परचेज डिपार्टमेंट आपके फेवर में उन गुड्स को परचेज करने के स्टेप्स लेगा। सो द डिटेल्स, उसमें आप क्या डालेंगे, द डिटेल्स अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम बाय विच द गुड्स मस्ट बी सप्लाइड। कब तक आपको गुड्स चाहिए वो उसमें मेंशन होना जरूरी है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें इंक्वायरी। अब देखिए होता क्या है कि अब आप इंक्वायरी लेंगे, परचेज डिपार्टमेंट के पास ये चीज़ आ गई कि हाँ भैया हमारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसी तरह के गुड्स की ज़रूरत है। तो परचेज डिपार्टमेंट इंक्वायरी लेगा टर्म्स एंड कंडीशंस की, तरह तरह के सप्लायर से, कुल मिला के वही बार्गेनिंग और ये सब चीज़ें चलेंगी कि नहीं इतने का लगाइए, उतने का लगाइए। मार्केट होगी कि हाँ भैया कहाँ से सामान सस्ता पड़ेगा खरीदना। इस पर्पस के रिगार्डिंग हम बेसिकली टेंडर्स लेते हैं। हम तरह तरह के सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, उनको हम अपना परचेज रिक्विजिशन भेजेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास टेंडर आएंगे। और जनरली इनवाइट जो टेंडर होते हैं उनमें जो भी जिसकी भी लोएस्ट बिडिंग होती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो टेंडर कौन ओपन करेगा
और एक्सेप्ट कौन करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो टेंडर जो भी कम वैल्यू का होता है, जैसे मान लो हमने 500 चेयर्स की डिमांड रखी है, हमारे यहाँ किसी डिपार्टमेंट में किसी को 500 चेयर्स की रिक्वेस्ट है, तो 500 चेयर में से हम चेयर्स के सप्लायर्स ढूंढेंगे और हम उनको रेक्विजिशन स्लिप्स भेजेंगे, फिर वो अपने अकॉर्डिंगली टेंडर बना के हमारे यहाँ पे सबमिट करेंगे। टेंडर जो होगा, मान लो किसी का 2500 रुपये चेयर है, किसी का 2200 रुपये चेयर है, किसी का 2000 रुपये चेयर है, किसी का 1900 रुपये चेयर है, मान लो सबसे लोएस्ट है 1900, तो वो 1900 वाला चेयर का टेंडर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो लोएस्ट होता है और विद प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कोर्स हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। थर्डली होता है इंक्वायरी के बाद, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर। नाउ अब क्या होगा, द परचेज डिपार्टमेंट प्लेसेस एन ऑर्डर। अगर हमें टेंडर एक्सेप्ट कर लिया तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि कितना क्वांटिटी हमें चाहिए। उसकी 4 कॉपीज बनती हैं ऑर्डर स्लिप की। एक कॉपी वेंडर को भेजी जाएगी, वेंडर यानी बेचने वाला, दुकानदार। एक स्टोर डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, स्टोर डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ पे गुड्स को अपकीप करके चलता है। तीसरी कॉपी जो होती है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, क्योंकि बाद में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही कैलकुलेशन करके पेमेंट वगैरह में आगे आगे आप कह सकते हो इनिशिएट करेगा, ट्रांजेक्शन्स करवाएगा। और चौथी जो है परचेज डिपार्टमेंट खुद अपने पास मेंटेन रखता है। याद रखना दोस्तों, एक कॉपी वेंडर को भेजी जाती है, एक स्टोर डिपार्टमेंट, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और एक परचेज डिपार्टमेंट खुद के पास रखता है। और इस तरीके से उस कॉपीज़ के 4 फॉर्म्स का यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड रिव्यू दी परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर भेजने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है कि उसमें कुछ क्वांटिटी गलत तो नहीं डाल दी, और फिर उस पर साइन करे जाते हैं एक ऑथराइज पर्सन या इवन दो डायरेक्टर के। और फोर्थ है रिसीट ऑफ ऑर्डर। अब जब हमारा सप्लायर हमें ऑर्डर प्रोवाइड करा देता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस ऑर्डर की क्या करते हैं, रिसीट लेते हैं, उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं। तो रिसीट ऑफ ऑर्डर इज द 4th स्टेप। ऑन रिसीट ऑफ गुड्स द परचेज डिपार्टमेंट शुड प्रॉपरली इंस्पेक्ट देम। परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसे इंस्पेक्ट करेगी, वो अकॉर्डिंगली जो मांगा था वही है या नहीं है। आफ्टर एन एंट्री इन द गुड्स इनवर्ड बुक, जिसमें वो गुड्स इनवर्ड बुक में तब जाके एंट्री करेगा। एंड सेम शुड बी सेंड टू दी स्टोर। मैंने बताया था ना, स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स मेंटेन रखता है, तो एक कॉपी उसके पास थी, वो कॉपी देख के वो भी अपने पास उस गुड्स को अपने पास स्टोर कर लेगा। नाउ अब जब देखो गुड्स आ गया तो अगली चीज क्या होगी, पेमेंट की। तो मेकिंग पेमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेकिंग पेमेंट, पेमेंट्स की जाएंगी। अब पेमेंट्स के लिए एक कॉपी जो हमने भेजी थी किसको, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को वो जो इनवॉइस आया होगा, बिल आया होगा, वो बिल भी भेजा जाएगा, और फिर उस बिल के हिसाब से उससे पहले जो उनको एक कॉपी भेजी गई थी परचेज ऑर्डर की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उस परचेज ऑर्डर को और उस बिल को, इनवॉइस को क्रॉस वेरीफाई करेगा, कंपेयर करेगा। जो मैंने बताया था परचेज ऑर्डर और इनवॉइस की कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। कई बार हमारा सप्लायर भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठता है, तो फिर परचेज ऑर्डर तो हमने बनाया है और इनवॉइस हमारे सप्लायर ने बनाया है, तो दोनों को इंस्पेक्ट किया जाएगा और कैलकुलेशन चेक की जाएंगी, और उसके बाद फिर अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट के लिए इनिशिएशन आगे पास कर देगा। तो पेमेंट आगे जाएगी, और पेमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही चेक काट के करेगा, ये ध्यान रखिएगा, हर कोई चेक नहीं काट सकता। और उसके बाद जब वो चेक कट जाएगा, प्रॉपर साइनिंग होगी, और साइनिंग अथॉरिटी मस्ट वेरीफाई दैट करेक्ट पेमेंट इज मेड। ये देखा जाएगा कि पेमेंट सही तरीके से हो रही है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू परचेज, जिसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट डाली जाती है रिक्विजिशन फॉर्म में। वो रिक्विजिशन फॉर्म जो होता है बेसिकली एक तरह का कह लो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या चीज़ चाहिए एक डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी डालता है, वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट आगे सर्वे करेगा, मार्केट में जाएगा। ऑलरेडी पहले से हमारे सप्लायर सेट होते हैं, तो उन सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, वो टेंडर फिल करेंगे, लोएस्ट टेंडर भरेगा जो हमारा सप्लायर है, लोएस्ट टेंडर के कि अकॉर्डिंगली हम जो होंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे। देन परचेज ऑर्डर होगा, उसकी 4 कॉपीज़ बनेंगी, एक खुद हम मेंटेन रखेंगे, एक पर हम कौन है यहाँ पे, परचेज डिपार्टमेंट, एक वेंडर हमारे सप्लायर को भेजेंगे, एक स्टोर डिपार्टमेंट और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। फिर गुड्स हमारा सप्लायर हमें प्रोवाइड कराएगा, उसकी हम एंट्री करेंगे गुड्स इनवर्ड बुक में, और एक कॉपी जो हमारी बेसिकली थी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तरीके से गुड्स हमारे पास आ गया है, और इनवॉइसेस की कॉपी हम भेज देंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। ये होगा हमारा 5th स्टेप। और फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनवॉइस और परचेज ऑर्डर को आप कह सकते हैं इंस्पेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, और फिर पेमेंट इनिशिएट करवाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेक विद